हेलो दोस्तों, एनडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, एक नोटिस आपको रेलवे की तरफ से यहाँ पे आई है और नोटिस में जो भी आपके सीईएन आपके 6/2024 मतलब पूर्व स्नातक मतलब इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आपका वैकेंसी आई थी, ठीक है? अभी जो आया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एफएक्यू पूछे जाने वाले प्रश्न आपके एक-एक करके क्वेश्चन के माध्यम से और आंसर के माध्यम से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? तो सारे प्रश्न को हम शुरू से अंत तक देखेंगे, इसमें क्या-क्या आपको बोला गया है, ठीक है? तो चैनल पर बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे क्या करना है, पूछना है, ठीक है? कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो भी आपके प्रावधान है फॉर्म फिलिंग के दौरान जो भी आपकी दिक्कत आती है, तो उसको आप शुरू से लेकर अंत तक इसमें बोला गया है, ठीक है? तो एक-एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या यहाँ पे बोला गया है, यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीईएन संख्या 6/2024 के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, ठीक है? ये आपको हिंदी में ही ये है आपका यहाँ पे दिया गया, आप पूरा देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पीडीएफ को आपको रखने के लिए, ठीक है? इसमें एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको ये नोटिस जारी किया गया रेलवे की तरफ से, ठीक है? और ये सीएन 6/2024 का है, इसको ध्यान दीजिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है? जो कि ऊपर आपको साफ-साफ बोला गया। तो इसमें देखिए इसका आवेदन का क्या है, प्रारंभिक तिथि देखिए 21/9/2024 से आपको ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये आपको पता ही होगा, ये आंसर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका सीईएन संख्या 6/2024 के लिए आवेदन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि, तो देखिए यहाँ पे 20/10/2024 मतलब 20 तारीख तक अगले महीने में अक्टूबर 20 को आपको यहाँ पे ये अंतिम तिथि है, रात के 12 बजे तक, ठीक है? ये आपका होगा। तीसरा देखिए शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है, तो देखिए यहाँ पे 20/10/2024 मतलब इसी डेट को आपको शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, पंजीकरण आवेदन के शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि यहाँ पे कितना है, मतलब इतना को पंजीकृत आवेदन के शुल्क भुगतान की 22 को है, ठीक है? यहाँ पे समझ गए, 22/10/2024 रात के इतने बजे तक, तो आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए आवेदन में संशोधन की तिथियां, ठीक है? तो आंसर में है संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी, ठीक है? जब संशोधन विंडो आवेदन जब आप जमा कर देंगे तभी उसके बाद मतलब आप पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है? मान लीजिए आपको शुरू कब से हो रहा है, 21 से 21 यहाँ पे 9/2024, ठीक है? ये आपको यहाँ पे हो रहा है और ये कब तक होगा, आपको लास्ट 20/10, ठीक है? 20/10/2024 तक ये होगा, तो ये पहले फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके डेट के आगे आपको क्या होगा, संशोधन, मतलब देखिए यहाँ पे 23/10/2024 से लेकर 1/11/2024 मतलब 1 नवंबर तक आपका ये फॉर्म जो है इसका विंडो खुलेगा, ठीक है? तो इसमें साफ-साफ बोला गया है। यदि उम्मीदवार खाता बनाए, पहले खाता बना के फॉर्म में भरेगा विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित और चयनित आरआरबी के विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं तो प्रत्येक अवसर पर ₹250 अप्रतिदेय का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो ₹250 आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें, खाता बनाएं, फॉर्म चुने और आरआरबी में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी आपके आरआरबी में भरे गए विवरण, मतलब कौन सी आपका आरआरबी है उसमें आप संशोधित नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसमें आपको साफ-साफ बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ बोला गया है, देखिए कि मेरे अंतिम परिणाम 20 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? तो देखिए 20 अक्टूबर तक आपका परिणाम जो भी आपके फॉर्म के या मार्कशीट के आ रहे हैं, ठीक है? तो इसको लेकर यहाँ बोल रहा है कि मतलब किसी का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, उसमें, तो उसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ बोला गया, नहीं, निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। मतलब इस डेट में अगर आ रहा है तो आप उसके पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या उसके पहले निर्धारित शैक्षिक नीति की योग्यता होनी चाहिए, मतलब इसके पहले ही आपको जो भी आपको डेट दिया गया फिल करने की, ठीक है, उसमें आपको होनी चाहिए, ठीक है? तो साफ-साफ 5वें नंबर में यहाँ पे बोल दिया गया। 6वां नंबर देखिए, खाता बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, ठीक है? 6वां में, तो उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैध, मतलब जो भी आपको वैलिड मोबाइल नंबर एंड सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी, तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, तब आपके क्या होंगे, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है? और उसके बाद से 7वां नंबर देखिए, मैंने सीईएन इतने के लिए एक खाता बनाया, मतलब मान लीजिए इसके लिए आप खाता यहाँ बनाया पहले के लिए, जो सीईएन के लिए, ठीक है? क्या मुझे सीएन 6 के लिए एक और नया खाता बनाना चाहिए? तो नहीं, आप उसी खाते से कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जो पहले के फॉर्म जो फिलअप किए हैं सीएन 1 2024 के लिए,
उसमें जो आपके अकाउंट बना है उसमें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने 2024 में रेलवे भर्ती दोबारा प्रकाशित किसी भी अधिसूचना यानी CN 1 LP या CN 2 के मतलब यहाँ पे तकनीकी टेक्नीशियन या LP, इसके पहले आपको ALP का आया था, ठीक है, और ये आपको टेक्नीशियन का, ठीक है। यहाँ पर CN, JE, ADM, CM, CN या इतना पैरामेडिकल मतलब जो भी आपका गैर तकनीकी जो भी 5 वाला ये आया है यहाँ पे आपके स्नातक वाले ग्रेजुएट लेवल वाले, ठीक है, या RPF 124 के आपका सब इंस्पेक्टर RPF से ये इतना कांस्टेबल के दौरान पहले ही खाता बना लिया है। मतलब ये जितने भी वैकेंसी दे रहा है इसमें अगर आप पहले भी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें आपको अकाउंट क्रिएट किए होंगे शुरू में, तो उसी अकाउंट जब डालेंगे तो आपको पूरा विवरण क्या होगा यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें आवश्यकता आपको नहीं होगा, आप पूरा ये फॉर्म फिलअप किए हैं पहले से जो भी वैकेंसी दी गई थी रेलवे में, इसके पहले अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका पहले से डाटा उसमें होगा, ठीक है। जब भी आप उसमें अकाउंट का आप उसमें दिखाएंगे कि हाँ मेरा है, उसमें नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे तुरंत आपका वो वाला पूरा खुल जाएगा, उसी पर प्रोसेस आपका आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बोला गया। तो 6 बीस के लिए आवेदन करने हेतु ऊपर का नाम पासवर्ड उपयोग करके लॉगिन करना चाहिए, मतलब आप नाम अपना नाम डालिए और ईमेल आईडी डालिए, अपना खुल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 8वां नंबर है खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो जिनका अकाउंट नया बनाना, जो कभी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, उनके लिए खाता बनाने की नई प्रक्रिया क्या है। देखिए यहाँ पे आवेदन बटन के अंतर्गत खाता बनाएं, ठीक है। जो भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो जिनका अकाउंट होगा उनके लिए एक अलग होगा, एक होगा नए जो नए लोग होंगे उनके लिए क्रिएट अकाउंट की। तो खाता बनाए, यहाँ पे चुने उम्मीदवार के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सहित पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें, जो भी आपको उसमें बोला जा रहा है उसको दर्ज करिए, उसमें भरिए। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी OTP भेजा जाएगा, इसे दर्ज करिए और प्रस्तुत करें, ठीक है। तो आगे की प्रक्रिया आपको करना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP भेजा जाए, उस OTP से आप उस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या मैं खाता बनाए विवरण संपादित कर सकता हूँ। जो भी आपका खाता बना है उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार खाता बन जाने के बाद उम्मीदवार खाता बनाए कि किसी भी विवरण को संपादित नहीं कर सकते, मतलब कोई भी विवरण आप संपादित नहीं कर सकते। हालांकि वास्तविक कारण के मामले में उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ rrb.help@ इतना पर ईमेल भेज सकते हैं और मामले की जांच कर उचित निर्णय लिया जाएगा। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको जांच करके तब उसमें जो है आपका निर्णय लिया जाएगा। ऐसे मामलों में आवश्यक संशोधन बैक एंड पर किया जाएगा, उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल पर सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वाली चीज़ पे आपको खाता बना है तो इसको आप उस पर भेज के तो ही आपको उसमें जांच होगा, तब आपको आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो बोला है खाता बनाए के बाद अगली प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 10 नंबर है, खाता जब आप बना लिए तो अगली प्रक्रिया क्या होगा। तो होम पेज पर जाएं, ठीक है। आवेदन टैब के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू से पहले ही खाता है का चयन करें, अपने खाता में साइन इन करें। इसमें 5 व्यापक अनुभाग हैं, व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षिक योग्यता, प्रोफाइल, दस्तावेज अपलोड करें, वरीयता और पूर्वावलोकन एवं प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद सेव करें और अगले अनुभाग पर जाएं। इस तरह तब तक जारी रखें जब तक कि उम्मीदवार अंतिम अनुभाग वरीयता और पूर्वावलोकन और प्रस्तुत तक न पहुंच जाए, ठीक है। तो एक एक चीज आपको बनाया गया कि अगर आप खाता बना लिए हैं तो उसके आगे के प्रोसेस आप जब भी आप जाएंगे साइबर कैफे पे तो ये सब सारी चीज़ें आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें इसमें बोला गया था क्वेश्चन नंबर 10 में। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए सारे देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट जो भी हैं जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। कई सारे लोगों को वही बेसिक चीज़ भी नहीं आता, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक एक करके बता दें। 11 नंबर है, क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। देखिए एप्लीकेशन मॉड्यूल कुछ विशेषताएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए डेस्कटॉप लैपटॉप का उपयोग की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो जो आपके मोबाइल फ़ोन है उससे आप ना करें, ठीक है, फ़ोन से आप ना करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जो फ़ोन पे क्लियरिटी नहीं आएगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, लैपटॉप, ठीक है, या आपके डेस्कटॉप जो भी PC होता है उसका ही उपयोग करें, ठीक है। तो इसमें साफ साफ आपको बोला गया। और पार्ट नंबर देखिए लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है, पंजीकृत मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल आईडी यहाँ पे कि प्रस्ताव पासवर्ड कैप्चा दर्ज करिए और प्रस्तुत करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपको CN 2024 में कितने वेतन स्तर हैं। इतने में 2 स्तर 3 और स्तर 2 वेतन स्तर है, ठीक है। 14 में देखिए क्या मैं अन्य पद के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ। अन्य पद के लिए हाँ, यदि आप शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं तो आप अन्य पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला देखिए क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग RRB में आवेदन कर सकता हूँ।
तो नहीं, उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरबी अगर आप वेतन अलग अलग स्तरों का अलग करते हैं तो आप उसमें एक यहाँ पे करने की अनुमति है। 16 नंबर देखिए यहाँ पे, 16 नंबर है, क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ? ये आपका हम तो देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपका आवेदन कर सकता हूं, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदक अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और आपको आरआरबी और आरआरसी के सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें साफ साफ आपको बोला गया। 17 नंबर, क्या मैं एक आरआरबी से अधिक आवेदन, देखिए ये सब सारे से नहीं, ये भी 17 नंबर में दिख चुका है, यही सब है कि नहीं आप इसमें नहीं कर सकते। 18 नंबर देखिए, मैंने LASIK सर्जरी करवाई है। ठीक है, क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ? तो सर्जरी वाले जो भी देखिए LASI की सर्जरी होता है, ये वाले इन लोग के बारे में पूछ रहा है। देखिए LASI सर्जरी करा चुके उम्मीदवार उन पदों के लिए पात्र नहीं है जिनमें चिकित्सक मानव जैसे A1 मतलब मेडिकल जो आपका होता है। ठीक है, A1 A2 और A3 की आवश्यकता होती है, वो लोग आप इसमें उस पद के लिए जो भी आपको उसमें पद आपको जो जिसमें ये मेडिकल लगता है उस पद के लिए स्वीकृत नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। कृपया अनुलग्न इतना को देखें, उम्मीदवार B1 और B2 चिकित्सक मानव पदों द्वारा आवेदन करते हैं। ठीक है, और CN 2024 का अनुलग्न इतना को दर्शों के पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है? ठीक है, आधार सत्यापन 19 नंबर जो आपके प्रश्न दिया गया है कि आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है, तो उम्मीदवारी की वास्तविक सुनिश्चितता करने और परीक्षा के दौरान छद्मवेश मतलब जो भी फर्जी टाइप के जो लोग होते हैं उनको लिए पर रोक लगाने के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। ठीक है, कोई मतलब आपके सीट पे या किसी भी तरह के आपके संग जालसाजी ना हो, इसके लिए यहाँ पे सत्यापन कराना जरूरी है। आरआरबी आधार विवरण को किसी भी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या इस CN के उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, 20 देखिए, यदि मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके आधार आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यदि उम्मीदवार के पास आधार नहीं है तो वे निम्नलिखित की दस्तावेज को विवरण दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट, पैन, मतदाता पहचान पत्र, कर्मचारी का ID मतलब सरकारी होना चाहिए। आपका अलग अलग आपको यहाँ पे दिया गया कि स्कूल, कॉलेज, विद्यालय पहचान पत्र अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपके पास आधार नहीं है तो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सब सारी चीज़ों को आप वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आपका, यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा? ठीक है, आवेदक के पास नाम परिवर्तन और राजपत्र सूचना प्रारंभिक कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। अगर आप अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो ये सब आपके दस्तावेज होना चाहिए तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए गए प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नाम चेंज कर लिए तो इस तरह दस्तावेज आपको रहे और उसको पहले ही जो भर्ती आपका प्रक्रिया हो तो वहाँ पर तैयार रहना चाहिए। इससे दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उस समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदक को खाता बनाए और दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा। ऐसे मामले में आवेदन के दोनों में नाम दर्शाने होंगे। ठीक है, तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो यही सब नाम उसमें आप दर्शाएं ताकि उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में साफ साफ यहाँ बोला गया। 22 में देखिए, यदि मैं अपना खाता लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भूल गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो लॉगिन पेज पासवर्ड भूल गए तो विकल्प पर क्लिक करें, अपनी जन्म तिथि सहित पंजीकृत ईमेल। जब पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो ईमेल ID या मोबाइल नंबर दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड उम्मीदवारों के ईमेल पते पर भेजा जाएगा, जो भी आपकी ईमेल है उस पर आपको भेजा जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवारों को इतने पर पासवर्ड निकलने का एक पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी आप उसमें चेंज भी करेंगे उसमें बना के उसको नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा आपका पासवर्ड के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ? तो देखिए हाँ, ये आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड यहाँ पे बदल सकते हैं। उम्मीदवारों को पहले पुराने पासवर्ड उपयोग करने के लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन के दौरान उम्मीदवार लॉगिन पृष्ठ पर अपनी दाहिनी तरफ उपलब्ध पासवर्ड बदले विकल्प जाकर अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पासवर्ड आप बनाएं तो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चीज़ों को क्लियरिटी यहाँ पे बोला गया। 24 में बोला गया, क्या मैं अपना चयनित आरआरबी बदल सकता हूँ? तो नहीं, आपने एक बार मान लीजिए आरआरबी चेन्नई यहाँ पे ले लिए हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप आवेदन जमा करने के बाद चयनित आरआरबी को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ यहाँ पे बोला गया है।
25 में आपको बोला क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण को संपादित कर सकता हूँ, तो हाँ, जो भी आपके आवेदन की प्रक्रिया है उसमें विवरण को संपादित कर सकता हूँ, तो हाँ, आवेदन के लिए पंजीकरण को उत्पन्न किए खाता को दौरान दर्ज किए गए विवरण को अलावा आवेदन के लिए विवरण को संपादित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से 26 को देखिए, तो निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण, ठीक है, निःशुल्क रेलवे पास के लिए कौन पात्र है? ठीक है, यहाँ पे तो केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण, ठीक है, निःशुल्क रेलवे पास प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना। मैं निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण निःशुल्क रेलवे पास कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय क्या परीक्षा के लिए मुफ्त रेल पास प्राप्त करना चाहते हैं के लिए अंतर्गत ड्रॉप डाउन में हाथ चुनना चाहिए, निकटतम रेलवे स्टेशन भरना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे बोला गया पास बनवाने के लिए कि आप रेलवे के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, पास बनाते समय जो भी आपके निकटतम रेलवे स्टेशन है, चाहे मान लीजिए अगर आप गोरखपुर रहते हैं तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ही नाम उसमें देंगे, वहीं से आपको जो है ट्रेन की जो भी विवरण है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, निःशुल्क यात्रा के प्राधिकरण लाभ उठाने उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम बताएं, अन्यथा आरक्षण प्राप्त करते समय उनका अधिकार अस्वीकृत हो जाएगा। उन्हें अपनी जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला गया कि मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो यहाँ पे पात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में उनके शहर पर्ची बुलावा प्राप्त ही मुफ्त प्राधिकरण स्लीपर श्रेणी रेलवे पास आपके होंगे। ठीक है, और उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपनी शहर सूचना जो भी आपके यहाँ पे पर्ची बुलावा पत्र या इसको बोल सकते हैं SC/ST प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित फोटो कापी जमा करने की ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसमें पे पैरा नंबर यहाँ पे डी, यहाँ पे जो आपका डी कितना होगा 16.4 पर आप जाके देख सकते हैं। इसके बारे में जो भी आपके निःशुल्क यात्रा की सुविधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो उसमें आपको दिया गया है, तो इसको पहले भी बताया जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको यहाँ पे बोला गया है कि मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ, तो क्या होगा? जब जो भी आपकी जाति प्रमाण पत्र ये असमर्थ, उसके लिए क्या करेंगे, जांच करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज PDF प्रारूप में है और उसका आकार 500 KB से कम है। ठीक है, तो इसका जो PDF होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा 500 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्या होगा वहाँ पे अपलोड आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा होगा या इससे होगा तो आपको नहीं होगा। ठीक है, अगला है EBC क्या है? देखिए तो EBC का मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो भी आपके होते हैं। ठीक है, तो आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इसको बोलते हैं, ये पिछड़ा वर्ग जो होता है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC उम्मीदवार के हैं जिनके परिवार के आर्थिक आय 50,000 रुपया है, मतलब वार्षिक आय एक साल का जिनका आय जो है 50,000 रुपया है, तो वो आते हैं EBC में। या BPL कार्ड धारक हैं तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर रेलवे द्वारा इज्जत MMT धारक है। उम्मीदवार आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भ्रमित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आपको क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसके बाद से आपको क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, यहाँ पे 31 में आपको EBC उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं। तो जितने लोग भी EBC में आते हैं उनके लिए शुल्क में उम्मीदवारों को शुल्क में रियायत दी जाती है, और विस्तृत नाम के पैरा नंबर या फिर D 7.4 में इसके बारे में दिया गया है, तो इनको शुल्क में रियायत दी जाती है। ठीक है, जो भी आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। मैं एक EBC हूँ, अगर मेरे पास EBC प्रमाण पत्र है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने में विस्तृत अनुलग्न ए में अनुसार वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके आय प्रमाण पत्र यदि उनके पास 3A के अनुसार आय प्रमाण पत्र नहीं है तो उम्मीदवार अपने BPL कार्ड का विवरण मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य प्रमाण पत्र रेलवे द्वारा जारी MST, ठीक है, विवरण दे सकते हैं। मगर उनके पास इस तरह के आय प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब 50,000 रुपया जो है सालाना की आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको ये सब सारी चीज़ जैसे BPL कार्ड का विवरण दे दीजिए, मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जो केंद्र सरकार द्वारा चलता है, या रेलवे द्वारा जारी इज्जत यहाँ पे MST, ठीक है, MST का विवरण दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत CN 6/2024 के पैरा इतना देखें आवेदन जमा करने की तारीख
वैध ईबीसी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, एमटी तो ईडीबी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद से अपना जो है यहाँ पे क्या ईबीसी के लिए आरक्षित पद हैं, यहाँ पे जो भी आप कहें तो क्या ईबीसी के लिए आपको ईबीसी के लिए आरक्षित पद हैं, तो नहीं, ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क रियायत के लिए पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवार के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो शुल्क रियायत में जो भी आपके फीस लगते हैं उसमें आपको डिक्रीज मतलब कम लगेगा, लेकिन आपको आरक्षण कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 34 में सीएन इतना के दौरान आयु की गणना हेतु महत्वपूर्ण तिथि क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपका था, आयु को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो आयु गणना के लिए 1/1/2025 है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको 6/2024 पैरा इतना को देखें। ठीक है, और इतना SC ST OBC PWD दावा करने का निर्णायक तारीख क्या है, तो इसमें देखिए आधार पर आरक्षण करने की यहाँ पे उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि तिथि इतना को जाति समुदाय प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको ये निर्धारित रूप से प्रस्तुत करने के लिए वैध है। ठीक है, तो इसमें आपको बोल दिया गया SC ST के दौरान जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए। ठीक है, 36 में देखिए, तो 36 में आपको क्या है कि EWS के अंतर्गत जो भी आपके EWS आते हैं, ठीक है, आरक्षण प्राप्त करने का मापदंड क्या है, आधारित रूप से वेबसाइट उपलब्ध कितना को पैरा नंबर डी पे देखिए, तो उसमें आपको इसमें दिया गया जो भी आपके आए हैं। ठीक है, तो हम जो है इसको डिटेल इसका भी PDF हमारे पास है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर जो पैरा नंबर डी जो भी बोल रहा है 7.4 7.5 में क्या क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, 37 में देखिए शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST, भूतपूर्व सैनिक जो लोग भी आते हैं, PWD महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपने आय जाति लगाना होगा, BPL जो भी अभी देखे हैं BPL कार्ड लगाना होगा। ठीक है, या गरीबी उन्मूलन का आपका जो भी कार्ड होता है उसको लगाना होगा, तब आप शुल्क प्राप्ति यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ, आप भूतपूर्व सैनिक में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मगर सैनिक है तो कर सकते हैं। यदि आप CN के लिए आवेदन करना अंतिम तिथि 20/10/2025 हो तो इसके पहले 1 वर्ष भीतर सेवा मुक्त हो जाएं, विस्तृत इतने के लिए आप इतना को देखें। ठीक है, इस तरह से 39 नंबर आप देखें, तो मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, सैनिक के रूप में यहाँ पे देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट होगा अब उसी को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए, तो सैनिक वालों के लिए देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपके होंगे, तो ये सब पैराडी में इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे आपको सैनिक के लिए देख लीजिए, हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसी को यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें 45 नंबर, तो शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र है, तो CBT 1 भाग के उम्मीदवार मतलब CBT एग्जाम जब हो जाएगा एक इतना के लिए पैरा डी के तहत आपको मतलब सब आपको उसी में बोला गया कि उसमें आपको कौन कौन उम्मीदवार है। कृपया मुझे RRB का धन वापसी नीति बताएं, तो धन वापसी नीति में पैरा नंबर D7 देखना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखिए कुल मिला कौन सी दस्तावेज अपलोड करें, तो आपको सब सारा चीज़ यहाँ पे बोला गया कौन सा दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करें, तो सभी उम्मीदवार निर्धारित के अनुसार स्कैन किए गए स्कैन दस्तावेज हस्ताक्षर अपलोड करना है। ठीक है, तो आपको जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसको हस्ताक्षर, अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा पास करने के लिए प्रमाण अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और भी सारी देखिए यहाँ पर अपलोड किए गए दस्तावेज की साइज क्या होनी चाहिए, तो PDF प्रारूप में साइज 500 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र 500 KB से आपको कम। ठीक है, फोटोग्राफ इतने प्रारूप में 30 KB या से 70 KB के बीच होनी चाहिए। स्कैन किए गए दस्तावेज इतना को 30 KB से 70 KB के बीच होनी चाहिए। आय प्रमाण प्रोफाइलों को पृष्ठ प्रदर्शित होती है। मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ, शुल्क का भुगतान केवल नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से UPI से आप कर सकते हैं। मुझे कितना शुल्क देना होगा, तो CN इतना को पैरा नंबर D पर आपको देखना है, तो उसको भी हम नेक्स्ट PDF में इसको करके हम देखेंगे। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया चरण देखिए, भर्ती प्रक्रिया चरण क्या होता है, CBT 1 आपको पहले होगा, इसको क्वालिफाई करेंगे तब आप CBT
2 में बैठेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको बोला गया। देखिए, प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित CBT, द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित होगा, उसके बाद से अभिक्षमता परीक्षा जो भी आपके मेडिकल होते हैं उसके कंप्यूटर आधारित, इसको बोलते हैं CBAT। ठीक है, इसके बाद से CBT 2 के बाद से आपका होता है। उसके बाद दातावेज सत्यापित मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा मेडिकल आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद से आपको देगा CBT का प्रतिरूप और पाठ्यक्रम क्या है। तो इसको भी हम जो है जो पहले भी देख चुके हैं कि आपका क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में कि हमको क्या क्या देना है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखने मत भूलिएगा, वहाँ पे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें नकारात्मक अंक। तो देखिए, नकारात्मक अंक कितना है, 1/3 की कटौती की जाएगी। मतलब 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो 1/3 1/3 कटौती की जाएगी। मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन, तो यहाँ पे देखिए 15 भाषाओं की सूची दी गई है, उसमें आप चयन कर सकते हैं। क्या मुझे अपने उन पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करनी चाहिए, मैं पात्र हूँ, तो हाँ, आप उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 58-59 में देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित लिए मुझे संपर्क करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इस पे देखिए, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद से 60 में मुझे कैसा पता चला कि आवेदन अंततः जमा हो गया है। तो ऑनलाइन भुगतान अंतिम स्वीकृति भुगतान प्रस्तुत होने के बाद ही होगी। ठीक है, तो भुगतान कर देंगे तो प्रस्तुत हो जाएगा। आवेदन का सफल भुगतान इस पर पुष्टि कर सकते हैं। मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में मेरा द्वारा भुगतान किए जाने पर वापस किया जाएगा, कोई वापस नहीं होगा। ठीक है, 62 में क्या मैं आवेदन के प्रिंट आउट ले सकता हूँ, हाँ, यहाँ पे प्रिंट आउट आप आसानी से ले सकते हैं, पूरा जब आपका पेमेंट जब उसमें सक्सेसफुल हो जाए तो। ठीक है, तो ये आपके 62 कुल आपके क्वेश्चन थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ तक पूरे क्वेश्चन में जितने भी सब सारे आपके डाउट्स हैं ये कंप्लीट हो चुके होंगे। कोई डाउट अगर है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा स्किप करके भी बताया हूँ, तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।